हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना और आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 5, जो कि है लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इस सेशन में क्या होने वाला है, इस सेशन में हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है जैसे कि मॉलिक्यूलर मास और उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स, जो कि आपकी पिछले साल आते रहे हैं आपके एग्जाम में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है। दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये मोल कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, कैसे मोल कॉन्सेप्ट आया, क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस तो लगाने ही वाले हैं। तो चलो भाई, फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है ये। जैसे कि आप देख पा रहे हो, टॉपिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर बिना किसी देरी के। ये कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 9-10। देखो यार, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है पीडीएफ नोट्स, नोटिफिकेशन अपडेट, सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन करो। और हाँ, एक और चीज जो आप यहाँ पर चीजें पाओगे, जैसे कि स्टडी मटेरियल, जो चीजें होंगी रिलेटेड टू योर एग्जाम, खास करके तब जब आप एग्जाम देने जाने वाले होते हो और एक दिन पहले आपको ऐसी चीजें चाहिए होती हैं यार कि कुछ ऐसा मिल जाए कि बस बस रामबाण इलाज वाला कुछ हिसाब किताब हो जाए। जैसे कि जिसमें आपको बहुत मोटी सी बुक ना खोलनी पड़े और कुछ पन्नों की स्लाइड्स में ही, कुछ पेजेस की स्लाइड्स में भी में ही आपका जो है काम हो जाए। तो वो सारी चीजें ना यहाँ पर मिलने वाली है, तो इसलिए इसको ज्वाइन कर लो, बहुत ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के तरफ। आई होप आपको इससे पहले की जितनी भी सेशन है वो सब समझ में आए होंगे, और आज का सेशन भी बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये ऐसा मैं मान के चलती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत देखो, आज हम बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चीजों को क्लियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब देखते हुए चलेंगे कि क्लियरिटी मिलनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए आपका। ठीक है, जहां पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछना। ठीक है, तो और दूसरा, ये डाउट के लिए तो आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रायोरिटी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमने इससे पहले क्या सेशन में पढ़ा है, हमने इससे पहले एटम कहाँ से आया, इंट्रोडक्शन एटम के बारे में, और हमने पढ़ा है एटॉमिक मास और सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूलाज, ये सब आपने सीख लिया। मॉलिक्यूलर मास देखते हैं आज, और मॉलिक्यूलर मास के साथ में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसके न्यूमेरिकल्स, जो उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों नंबर भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो, सबसे पहला है हमारा मॉलिक्यूलर मास। देखो बच्चों, अगर आपने एटॉमिक मास पढ़ा था, आपको ध्यान होगा एटॉमिक मास के बारे में, ध्यान है ना। अगर आपने एटॉमिक मास को ध्यान से पढ़ा था, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है, ये जो मॉलिक्यूलर मास है, ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। मॉलिक्यूलर मास का सिंपल सी चीज है ये कि आप मॉलिक्यूलर मास में सम देखते हैं, सम होता हुआ देखते हैं किसी भी सब्सटेंस में मौजूद जो उसकी मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, उन्हें प्रेजेंट जो एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मासेस का सम इज इक्वल्स टू दी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे H2O, H2O अगर हम H2O की बात करें, H2O, ठीक है, तो इस H2O में एक आप देखें तो हाइड्रोजन एटम है, जो कितना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक तो ये हो जाता है, प्लस इसका सम कर दिया, प्लस एक आपका है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने एटॉमिक मास ले लिया, दोनों ही जो भी प्रेजेंट थे आपके एटम्स, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कितने कितने नंबर में थे, 2 थे आपके हाइड्रोजन और 1 था ऑक्सीजन। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और दोनों का सम कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो हमें कभी भी किसी का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम सिंपली इन चीजों को प्लस कर देना है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। अगर हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड कहते हैं किसको, HNO3 को। तो HNO3 का हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 1, तो हमें क्या लिखा है यहाँ पर, देखो लेट मी हाईलाइट इट। हमने लिखा 1 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस सम करना है ना, 1 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, क्यों, नाइट्रोजन 1 ही तो है, देखो हाइड्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ
ऑक्सीजन। 3 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स हैं ऑक्सीजन के वो कितने हैं? 3। हमने तीनों का सम कर दिया। 1 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम्हें एटॉमिक मास तो पता ही है, हम निकाल चुके हैं। तो 1 into हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। तो इसको ऐसे ही ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस इसका कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा 1 into 14। ठीक है, आई होप आप लोगों ने याद करी होंगी ये सारी चीजें। मैंने बताया था आपको कि ये जरूरत पड़ने वाली है आपको, ना केवल 9th में बल्कि आपको 10th 11th 12th और आगे तक। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा हमारा 16। इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + 14 प्लस ये हो जाएगा 48, और जब सबका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 में 48 इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 13 और 1 कितना? 5 और 6 63। 63 AMU भी लिख सकते हैं और ओनली यू भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास। यू क्या होता है? यूनिफाइड मास। देखो, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास का अगर हम सम कर दे तो मॉलिक्यूलर मास निकल करके आ जाता है, जो कि हमने अभी निकाला। देखो, अब हमने मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लिया, चलो 3 का। उसको कुछ यूनिट भी देनी होगी भाई, हर एक चीज की यूनिट होती है ना, सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है, कुछ तो मेजरमेंट यूनिट होगी ना। तो इसीलिए हम इसको भी किससे? यू से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास का। अब हम पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। H2H2O का मींस अगर हमने एक रिएक्शन कराई, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से देखो। टेक एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म टू फॉर्म अ वाटर। वाटर कैसे बनता है? जब 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन मिलते हैं तो 2H2O का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से हमारा वाटर निकलता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या कुछ आपको दिख रहा है? देखो, आपको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हाइड्रोजन के, कंबाइन कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहा है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए ना, अब ये एक तो सिंपल सा तरीका है कि आपने ऐसे दिखा दिया कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने बोला 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक तो ये हो गया तरीका, इस तरीके से आप बताओगे किसी भी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे आपका H2O है, तो H2O में आपने बता दिया कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये लिखा है ना। एक तो ये तरीका हो गया बताने का। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर क्यों ना मॉलिक्यूल्स जितने दिए गए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको हम क्यों ना एक यूनिट ही क्या करते हैं? डिफाइन कर दें। तो यूनिट के लिए जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली जैसे आप बैंक वगैरह में अगर आपने देखा हो तो बैंक में ना कॉइन्स होते हैं, अभी समझेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में आपने H2O का हम लोगों ने एग्जांपल लिया, अभी समझते हैं इन सारी चीजों को। देखो, इसको पहले हटाते हैं। मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। जैसे बैंक में अगर कभी गए हो तो आपने देखा होगा जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स, आप कॉइन्स तो बहुत भर भर के मतलब झोले में, बोरी में इस तरीके से रखे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। उनको काउंट करना इट्स क्वाइट टफ। तो वहां पर डिवाइस रहता है, उस डिवाइस पर उन कॉइन्स को रख दिया जाता है। जैसे 11 कॉइन्स अगर रखे हैं उस डिवाइस के ऊपर तो 11 काउंट होकर के आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है? तो 11 है। इसी तरीके से ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर बताने के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई, इसलिए एक यूनिट मोल का क्या किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कहा गया कि इट इज मोर कन्वीनियंट, ये ज्यादा अच्छा होगा, इट इज मोर कन्वीनियंट टू रिफर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिफर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम रादर देन देयर मासेस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, समझाने के लिए, उसके उसको किस तरीके से समझाएं, ये समझाएं कि कितने उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या कितने उसमें एटम्स प्रेजेंट है, या उसका मास बताया जाए कि कितना मास है उसका। अगर हम ये बताएं कि कितने उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर एक वर्ड लेकर के आए, मोल। मोल कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, उस मोल कॉन्सेप्ट को ही अब हम समझने वाले हैं।
ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का, स्पीसीज मतलब कि वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो आयन हो सकता है बच्चों, या वो पार्टिकल हो सकता है, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। यानी कि जो आपका 1 मोल है, बोला गया कि ये जो 1 मोल है, यहाँ मैं ऊपर लिखती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ये शायद आपको दिखाई ना दे। तो ये बोला गया कि आपका जो 1 मोल है, 1 मोल है, ये इक्वल होता है आपका, देखो क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, जिसमें आपके एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल आ जाते हैं, इज दैट क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी होती है इन नंबर्स में हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। यानी कि 1 मोल आपका किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है, जो कि ग्राम में होता है। फिर से समझते हैं, देखो मूल कॉन्सेप्ट कब आया, जब ये जरूरत पड़ी कि किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बाय नंबर रिप्रेजेंट करें, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे मैंने बैंक वाला जो एक एग्जांपल दिया, तो बैंक वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा कि जितने भी कॉइन्स थे, उनका वजन बताने की जगह, उनका वेट बताने की जगह कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है, अगर ये पता लग जाए इजी वे में तो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि मॉलिक्यूलर मास के अलावा भी कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, मोल। आप समझे आप। और उस मोल को कहा गया कि ये जो 1 मोल है वो एटॉमिक मास के बराबर है, जो आपने एटॉमिक मास पीछे पढ़ा था, लेकिन जो ग्राम में रिप्रेजेंट करेगा उसको। यानी कि आप अगर नाइट्रोजन का केस ले लो, तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 आपने देखा है, तो 14 ग्राम ऑफ जो नाइट्रोजन का मास है इज इक्वल्स टू दी 1 मोल। यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू दी 14 ग्राम। समझ गया ना, ये होता है। ठीक है। तो अगर आप इतना समझ गए तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। देखो, तो कहा गया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो प्रेजेंट होते हैं एक मोल में ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। कितने होते हैं, तो 1 मोल में, ये तो आपको पता है कि 1 मोल आपका बराबर होता है किसी भी एटम का या एलिमेंट का, एटम का या मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास इन ग्राम, है ना। दूसरा क्या, 1 मोल हो गया बराबर इसके। अच्छा, दूसरा क्या कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी जैसे सपोज नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के एक मोल में कितने पार्टिकल्स, ये कितने नंबर ऑफ, कितने, नाइट्रोजन एक एटम है, तो पार्टिकल्स की बात करेंगे, नाइट्रोजन के एक एटम में, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितने कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ये कैसे पता लगेगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमीडो एवोगाद्रो। अमीडो एवोगाद्रो इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, इन्होंने एक नंबर प्रेजेंट किया जिसको हम कहते हैं एवोगाद्रो नंबर। ठीक है। और उसके लिए कांस्टेंट दिया जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने बताया, इन साइंटिस्ट ने बताया कि जो 1 मोल ऑफ एनी एटम होता है वो इक्वल टू होता है कुछ पार्टिकल्स के बराबर। वो पार्टिकल्स कितने होते हैं, वैल्यू क्या होती है उसकी, उसकी वैल्यू होती है 6.023, 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है उसका पार्टिकल्स का नंबर। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब ऑफ एनी एटम इज इक्वल्स टू दी 6.023 इंटू 10⁻23। तो यही इन्होंने बताया। अब समझ लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा, क्या लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस प्रेजेंट इन अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, प्रेजेंट इन अ मोल, एक मोल में, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो मॉलिक्यूल है, जो एटम्स हैं, कितने हैं। ये किसी 1 मोल का जो आपका सब्सटेंस दे रखा है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वो होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई, ठीक है। इसके बाद इसके बाद द नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। कोई और सा हाइलाइटर लेना चाहिए मुझे। देखो, द नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसको प्रेजेंट करते हैं Na से। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है,
Na। और एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं। याद रहेगा? तो देन 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? आपको याद रखना है कि हमारा 1 मोल जो है वो हमेशा फिर बराबर हो जाता है किसके? याद रखेंगे कि 1 मोल इज इक्वल्स टू दी 6.023 इंटू 10⁻23। याद रखोगे? तो इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट आया, 1 मोल को रिप्रेजेंट किया गया। मोल टर्म कैसे आया? 1 मोल किसके कितने के बराबर होता है? तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू दी एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से प्रेजेंट करते हैं, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये। इसके बाद बात करते हैं अब कुछ और चीजों की, जैसे मोलर मास। मोलर मास क्या है? मोलर मास, when molecular mass is expressed in gram is equal to the it is called the molar mass। जब भी कभी हम मोलिकुलर मास को, जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास को हम प्रेजेंट करते थे यूनिफाइड मास, यानी कि यू एक यूनिट थी, यू से हम रिप्रेजेंट करते थे। जब इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे तो ये हमारा हो जाता है मोलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में ज्यादा अंतर नहीं है, बस मोलर मास ग्राम में मेजर किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यू से जब रिप्रेजेंट करोगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर आपने उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो आप उसको मोलर मास कह दोगे। ठीक है, तो व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड एज मोलर मास। फॉर एग्जांपल, मोलर मास ऑफ वाटर, अगर हम मोलर मास वाटर का देखें तो कितना हो जाएगा? 18 यू, है ना? 18 यू हो जाएगा। मोलर मास ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 18 यू आपका निकल कर आया, ये मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास निकल के आया सपोज वाटर का। अगर आप इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो सिंपली सा बस यहाँ पे ग्राम लगा दो और ये हो जाएगा इसका मोलर मास। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे ग्राम है, वहां पर यू है। 18U water has only one molecule of water। 18U का मतलब क्या हुआ? देखो 18U यानी कि H2O, केवल H2O का ही तो आपने मोलर मास निकाला। कितना है मोलर मास H2O का? 18 ग्राम है। यानी कि यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है कितना है? एक ही तो मॉलिक्यूल है वाटर का, जिसका 18 आया। अगर दो होते तो 18 नहीं आता, तो कितना आता? 32 आता। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको मोलर मास 18 ग्राम दे रखा है, दैट मीन कि आपका कितना मॉलिक्यूल है वाटर का? एक मॉलिक्यूल है। बट 18 ग्राम वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपका 18 ग्राम वाटर जो है वो 1 मोल है, 1 मोल ही होगा, क्योंकि 1 मोल आपका क्या है? अगर आप किसी भी चीज को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हो, किसी भी चीज मतलब कि जो भी आपका सब्सटेंस उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करने लग जाते हो। ठीक है, तो जब आप उसके ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो वो इज इक्वल टू दी आपका 1 मोल। पीछे पढ़ा था हमने कि 1 मोल किसके बराबर होता है? देखो यहाँ पे ये लिखा, 1 मोल आपका एटॉमिक मास होता है जो कि ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक मास, या फिर आप कह लो मोल का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो भी आपका सेम ही रहेगा। वहां पे चाहे आप एटॉमिक मास लिखो, चाहे आप उसको मॉलिक्यूलर मास लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे वही मैंने बताया कि जो आपका वाटर है, वाटर का जो यहाँ पे क्या दे रखा है? मोलर मास दे रखा है, वो 18 ग्राम है। तो ये जो 18 ग्राम है वो इज इक्वल टू दी 1 मोल होगा, है ना? ये जो 18 ग्राम है ये 1 मोल के बराबर होगा। मीन्स कि इस 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है? तो 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एक मोल वाटर में। वाटर के एक मोल में 6.023 into 10⁻23 मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। आई होप आपको समझ आया होगा। मोलर मास ग्राम में रहता है, मोलिकुलर मास यू में रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलर मास को ग्राम में करते हैं, इसीलिए ये इक्वल टू होता है। अगर 1 मोल ले लिया जाए किसी भी सब्सटेंस का तो वो इक्वल टू होगा 1 मोल के। तो 1 मोल में कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स? उतने ही उस पर्टिकुलर जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसमें हो जाएंगे, जैसे वाटर में हमने देखा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। मोलर मास निकालना है हमें CaCO3 का, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड का निकाला था, लेकिन यहाँ पर अंतर इतना होगा कि सिर्फ कि हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है? 40 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा बच्चों? 12 प्लस 3 इंटू, अब मैंने यहाँ पर देखो ये चीज हाइड कर रखी है कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये चीज आप समझ लेना।
1 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसको फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख लेते हैं। तो कैल्शियम का आपने लिखा, एक एक केवल है मॉलिक्यूल कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एक ही एटम है केवल, तो कैल्शियम का जब एक एटम है तो 1 × 40 प्लस लगा दिया, और कार्बन का एक है तो 1 × 12 प्लस लगा दिया, 3 × 16 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और 3 48, ठीक है। और इनको सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 40 48 और 12, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 10 हो जाएगा, 1 4 4 8 और 9 और 10, ये तो हो गया पूरा आपका सेंचुरी यानी कि 100, ठीक है। तो 100 ग्राम लिखेंगे ना कि यू, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास निकाल रहे हैं, तरीका वही है, बस हमारा यूनिट हो गया चेंज, तो इजी सा है ये। अच्छा, फिर 100 ग्राम ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोलर मास हो गया, मोलर मास, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बेस्ड हैं, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी पर बेस्ड है, बहुत इजी से हैं, इनको लगाने की कोशिश करेंगे हम। देखो क्या दिया है, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, कितने मोल्स होंगे 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में, तो कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है आपको पता है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि वी नो दैट मास ऑफ, या एटॉमिक मास लिख लो, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम है। ये क्या पूछ रहे हैं, 5 ग्राम में, 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम का कितना होगा, आपको दिया है कि जो आपका कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 ग्राम होता है, तो 5 ग्राम का कितना होगा, तो सपोज 5 ग्राम का x होगा, सपोज 5, फिर से लिखते हैं इसको थोड़ा सा समझ के, इसमें हमें एक स्पेसिफिक थोड़ी सी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं इसकी, क्या यूज करेंगे कि 1 मोल ऑफ एटम, ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास होता है, या एटॉमिक मास इन ग्राम होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है, हम जानते हैं कि 1 मोल हमारा जो है किसी भी एटम का डिपेंड करता है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के, यानी कि आपका जो कैल्शियम है वो 40 ग्राम है, 1 मोल ऑफ, है ना। तो कितने ग्राम होंगे अगर हम 5 ग्राम ले लें कैल्शियम, तो कितना मोल होगा, तो मीन्स कि सपोज हमने लेट कि x मोल होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, अगर 1 मोल में 40 ग्राम था तो आपका ये जो x मोल है उसमें कितने ग्राम होगा, तो हमने सपोज किया कि 5 ग्राम होगा, तो सिंपल सी बात है, x हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे 5/40, इसको कर देंगे कैंसिल, 5 1 5 एंड ये 8 टाइम्स में, ठीक है, ये जाएगा 1/8, इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके देख लो, ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 को 1 से 0 बढ़ाओगे, 1 टाइम में जाएगा ये और बचेगा 2, फिर से आपका ये हो जाएगा 2 0 20 एंड 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.12, और सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 4 बचेगा एंड देन ये 5 आ जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा ये 40 से, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.125, ठीक है, मोल। फिर से समझते हैं इसको, देखो आपको दिया गया था, सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ इसे, देखो दिया था हमें हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास यहाँ पे आपको दे रखा है 10, किसका, कैल्शियम का 10,
ये दे रखा है 10 यूनिट में, कौन सी, यू वाली में, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो आप जानते हो कि आपका ग्राम में जो कैल्शियम का मास होता है वो होता है 40 ग्राम, और आपको निकालना है 5 ग्राम के लिए, तो आपने माना है एक्स मोल होगा 5 ग्राम के लिए। तो जब एक्स मोल आपका 5 ग्राम के लिए है, 1 मोल में 40 ग्राम है, तो एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन में 40, तो 1/8 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे और आपका ये हो जाएगा कितना, 0.125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एटॉमिक मास जहां पर एल्यूमिनियम का आपको पता ही है 27, आपको भी पता है, दे भी रखा है, कल कभी नहीं भी देते हैं तो आपको प्रिपेयर होके जाना है। तो व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल। अगर आपका देखो ये तो सिंपल और भी ज्यादा हो जाता है, देखो उसमें तो फिर भी हमने वी नो दैट में हमने थोड़ा सा लिखा था कि 1 मोल हमारा इक्वल टू होता है एटॉमिक मास ऑफ ग्राम के, ये याद रखेंगे आप हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं करना है, यहाँ पर इतना नहीं करना है। यहाँ पे दिया है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। 4 मोल के लिए, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम के लिए निकालना है हमें। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, फिर से लिखते हैं, ऑफ रह गया यहाँ पे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 27। हमें निकालना है कितने के लिए, 4 मोल के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 मोल के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 मोल में अगर हमें निकालना है तो हो जाएगा ये 27 इंटू 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 27 की 4 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 8 एंड 2, 4 टू 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो ये जाएगा 108। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल, तो हमने निकाल दिया, ये हो जाएगा 108 ग्राम, यानी कि 108 ग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको पीछे पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया वो भी समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इसका एक और भी मेथड है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालने को आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालने को आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको जब भी निकालने होते हैं तो आपको लिखना होता है मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास, यानी कि मास जो आपको ग्राम में दे रखा है, अपॉन में जो उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। एक तो मास आपको दे रखा होगा जो ग्राम में होगा, ठीक है, और एक जो आपका ग्राम एटॉमिक मास होगा जो आप निकालोगे, तो ये आप फॉर्मूला यूज करोगे तभी भी आपका सेम आंसर आने वाला है। तो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे, दिया गया है हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 into 10 to the power 24 एटम्स ऑफ हीलियम। यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज द मास ऑफ 4, व्हाट इज द मास ऑफ, हाउ मेनी मोल्स आर 9.033 into 10 to the power 24 एटम्स ऑफ हीलियम के होंगे, कितने मोल्स होंगे अगर हम इतने एटम्स से निकालें। तुम्हें पता है ना कि 1 मोल में कितना होता है, मोल्स निकालना है ना, तुम्हें पता है 1 मोल में होता है कि 6.023 into 10 to the power 23 के बराबर होता है, ठीक है। इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने ही एटम्स होंगे। तो जब 1 मोल का हमें पता है, हमें निकालना है कि कितने मोल होंगे 9.033 में, तो हमने माना कि लेट एक्स मोल होंगे, लेट एक्स मोल होंगे। दो मेथड होते हैं, एक तो आपका जो फॉर्मूला है उसके थ्रू और एक इसके थ्रू, ठीक है। तो दोनों में से किसी के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। तो हमें निकालना है 9.033 इंटू 10 टू पावर 24 के लिए कितना, तो कितना हो जाएगा, अगर हमें एक्स मोल के लिए निकालना है तो हम इसे कर देंगे डिवाइड कितने से, ये हो जाएगा आपका 9.033 इंटू 10 टू दावर 24 अपॉन 6.02823, 8 कहाँ से आ गया, 23 इंटू 10 टू दावर 23, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नीचे, ठीक। तो हमें निकालने हैं मोल, तो कैसे निकालेंगे भाई, सीधी सी बात है, इसको तो बहुत आसान है तरीका इसको सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पर दे रखा है 9, देखो ऐसे देखो, ऊपर दे रखा है 9, नीचे दे रखा है 6, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि अगर हम इसे राउंड वैल्यू में ले लें, 9.033 है तो अगर हम इसे केवल 9 ले लें तो ठीक रहेगा ना। अगर हम इसे केवल 9 ले लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये अराउंड 9 के करीब ही आ रहा है, ठीक है। यही तरीका होता है
फास्ट कैलकुलेट करना है अगर तो नीचे ले लिए 6, ठीक है। और ऊपर ये जो 23 था ये ऊपर अगर आएगा तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर 24 माइनस का 23, इतना ही हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जो 9 और 3 2 जो 6, और ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 1 2, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा 2 5 सा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 15, 15 बाई मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 मोल्स आ जाएगा। कि अगर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 में 1 मोल के बराबर था, तो 9.033 इंटू 10 टू द पावर 24 में 15 मोल रहे होंगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है आपका जो गिवन पार्टिकल्स है, ठीक है, गिवन पार्टिकल्स, ओके, अपॉन में एन ए, ठीक है, अपॉन में एन ए। तो ये तो हो गया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया जो आपके गिवन पार्टिकल्स है, गिवन पार्टिकल्स में एटम हो सकता है, जैसे इस केस में यहाँ पर एटम दिया हुआ है, किसी में मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हो आसानी से नंबर ऑफ मोल्स। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप ऐसे निकालोगे, जब आपको मोल्स दे रखा हो और आपको ग्राम में निकालना है मास, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। साथ में आप इसका फॉर्म, इसमें तो नहीं लगेगा फॉर्मूला, इससे पीछे वाले में जो है ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं और हमें मास निकालना है तो हम निकाल देंगे। अगर हमें मास दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम वैसे निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आप लोग सॉल्व करोगे अपने आप से और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपका कितना आंसर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 जो दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम, ये भी आप लगाओगे, एंड 6 वाला आप लगाओगे। तो 4 5 6 तीन क्वेश्चन मैंने बताया, तीन क्वेश्चन आप बताओगे कि आपको कितना समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे ही बेस्ड है, तो आई होप कि आप लगा पाओगे, ये अच्छे से समझ पाए होगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना क्लास के बाद में कि आपको कितना समझ में आया और आपने कितने क्वेश्चंस लगा लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके एग्जांपल्स देखे, मोल कॉन्सेप्ट क्यों आया, जरूरत क्यों पड़ी, आसानी इससे ज्यादा आई जब हमने मोल में रिप्रेजेंट करना चालू किया, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट आया, 1 मोल इज इक्वल्स टू दी एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये पढ़ा था। एंड देन हमने उसके उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मोलर मास क्या होता है, जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं मोलिकुलर मास को तो मोलर मास बन जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ओके, अगेन 4 5 6, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सत्य शिक्षा 9-10 हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप सेंड कर सकते हो और आप कमेंट में भी अपना आंसर बता सकते हो। तो फटाफट से जुट जाओ, जल्दी से क्वेश्चन लगाओ और अच्छे से तैयारी करो। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। कोई भी अगर इस चैप्टर से डाउट आता है अगर आपको, तो आप पूछ सकते हो इस चैनल पर और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। तो कोई भी डाउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वैसे चैनल बना हुआ है, इस पर पूछोगे तो फ्रिक्वेंटली रिप्लाई आ सकता है, आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर पूछें। तो चलते हैं अभी और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी। तो इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में और मेहनत से पढ़ो हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।